राधे राधे भाई सभी को। मैं आपको बायोलॉजी पढ़ा रहा था और बायोलॉजी में अपना जो पिछला लेक्चर था उसमें हम पार्ट ऑफ सेल कोशिका के भाग उनकी बात कर रहे थे और वो टॉपिक अपना कंप्लीट हो चुका था। आज नया टॉपिक है क्रोमोसोम गुणसूत्र, है ना, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक और रहा है, उसको अपन डिस्कस कर लेते हैं। और टॉपिक कौन सा है? टॉपिक है टाइप ऑफ सेल, यानी कि कोशिका के प्रकार, है ना। तो कोशिका कितने प्रकार की होती है तो बात करते हैं। टॉपिक समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना। देखो कौन सा टॉपिक है? टाइप ऑफ सेल। टाइप ऑफ सेल यानी कोशिका के प्रकार। साहब कोशिका कितने प्रकार की होती है? बोले सर 2 प्रकार की होती है। अच्छा, कौन कौन सी होती है? एक होती है प्रोकैरियोटिक। कौन सी? प्रोकैरियोटिक। और सर दूसरी कौन सी होती है? दूसरी होती है यूकैरियोटिक। तो सर समझ में नहीं आया, थोड़ा क्या टिपिकल वर्ड है ना। देखो प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है वो अविकसित कोशिका होती है। कैसी कोशिका होती है? अविकसित। अब अविकसित कोशिका का मतलब क्या होता है वो ध्यान से समझना, है ना। देखो जब मैंने आपको कोशिका पढ़ाया तो मैंने बताया कि उसके अंदर बहुत सारे भाग होते हैं, उसके पार्ट होते हैं। उसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी मिलता है, रसधानी भी मिलती है, उसमें केंद्रक भी मिलता है, राइबोसोम भी मिलता है, लाइसोसोम भी मिलता है, डीएनए भी मिलता है ना। बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं उसमें। जीवद्रव्य भी मिलता है, कोशिका झिल्ली भी मिलती है, कोशिका भित्ति भी मिलती है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ाई थी, है ना। लेकिन कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जिनमें ये सभी जो पार्ट ऑफ सेल है ये नहीं पाए जाते, ये सभी अंग नहीं पाए जाते। जिन्हें उन कोशिकाओं को क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं अविकसित कोशिकाएं। वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुई हैं। तो ऐसी कोशिकाएं मिलेंगी किन में? जो छोटे जीव जंतु हैं, जो एक कोशिकीय जीव जंतु हैं। कैसे एक कोशिकीय? कौन से? एक कोशिकीय, क्योंकि उनमें एक ही कोशिका पाई जाएगी ना, कोशिकीय, है ना। क्योंकि उनमें एक ही कोशिका पाई जाएगी, एक ही कोशिका पाई जाएगी। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं? इसमें एक पाया जाता है भाई राइबोसोम। क्या है? राइबोसोम। राइबोसोम मिलता है इसमें, है ना। और राइबोसोम मैंने पढ़ाया था आपको। राइबोसोम 2 प्रकार का होता है, एक होता है 70S और एक होता है 80S, है ना। जो 70S होता है वो राइबोसोम थोड़ा हल्का होता है। ये एक कोशिकीय जीव है तो इसमें हल्का राइबोसोम चल जाएगा। तो इसमें कौन सा राइबोसोम मिलता है? 70S प्रकार का जो राइबोसोम है वो मिलता है। इसके अलावा और क्या मिलती है? इसमें कोशिका झिल्ली मिलती है। क्या मिलती है? कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन मिलती है ना। और क्या मिलता है? इसके अंदर जीवद्रव्य मिलता है ना। जीवद्रव्य मिलता है। ये कुछ चीज़ें हैं जो एक कोशिकीय जीव होता है, या बोले उसमें अविकसित जो कोशिका होती है, या बोले में प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है, उसके अंदर ये सारी चीज़ें मिलती हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूँ, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है समझने का अमीबा। अमीबा एक कोशिकीय जीव है और वो कौन सा है? प्रोकैरियोटिक कोशिका है। वो अविकसित कोशिका है, उसमें सभी भाग नहीं पाए जाते। जैसे कि ये मान लीजिए आपका अमीबा है। अमीबा की संरचना, अमीबा खुद अपनी जो संरचना है उसको बदलता रहता है, कोई फिक्स उसकी संरचना नहीं है। इसके अंदर एक उसका केंद्रक होता है। क्या होता है? उसके बीचों बीच एक केंद्रक होता है जो पूरी कोशिका को कंट्रोल रखता है, उसी पूरी कोशिका को नियंत्रित बनाए रखता है। क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया कि जो कोशिका का जो मस्तिष्क है वो क्या होता है? केंद्रक होता है। इसके अंदर भी केंद्रक होता है। बोले बिल्कुल सर। और ये जो कोशिका झिल्ली है इसमें है, क्योंकि ये एक कोशिकीय जीव है, एक ही कोशिका है इसके अंदर। तो ये इसकी झिल्ली हो गई, इसकी सेल मेम्ब्रेन हो गई इसके चारों तरफ। इसके अंदर राइबोसोम मिलता है। सर राइबोसोम इसके अंदर क्या काम करेगा? प्रोटीन निर्माण का काम करेगा। क्या नाम काम करेगा? प्रोटीन निर्माण का काम करेगा। अच्छा सर इस जीव द्रव का काम क्या होता है इसके अंदर? क्योंकि देखो यदि हम बात करें यूकैरियोटिक कोशिकाओं की, इन कोशिकाओं की जिनमें एक से ज़्यादा कोशिकाएं मिलती हैं, ऐसे जीव जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, उसमें श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया के माध्यम से होता है। वो जो श्वसन इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, वो माइटोकॉन्ड्रिया के माध्यम से होती है। बात आई अब समझ में? लेकिन इनमें क्या होता है? इनमें तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। तो इसमें इसकी भूमिका कौन निभाएगा? जीवद्रव्य निभाता है ना। प्रोटोप्लाज्म इसकी भूमिका निभाता है। कहाँ पे? इस एक कोशिकीय जो जीव होता है या प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है उसके अंदर। बात आई आपकी समझ में? अच्छा यदि मैं यूकैरियोटिक कोशिकाओं की बात करूं तो ये विकसित कोशिका होती है। कैसी होती है? विकसित कोशिका होती है। इसके अलावा जो भी मैंने कोशिका के पार्ट पढ़ा है कि भाई कोशिका के अंदर ये चीज़ें मिलती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा, रसधानी भी मिलेगी, आपको तारक काय भी मिलेगा, है ना, और केंद्रक भी मिलेगा,
प्लास्टिड भी मिलेगा, ये सारी चीज़ें मिलेंगी, तो वो कौन सी कोशिका है? प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक कोशिका है। बात आई आप समझ में? ये बहुकोशिकीय जीव होते हैं, जिसमें एक से ज़्यादा कोशिका मिलती है, वो कैसे जीव होते हैं? बहुकोशिकीय जीव होते हैं। अच्छा, इसमें जो राइबोसोम मिलेगा वो कौन सा मिलेगा? राइबोसोम ATS का मिलेगा, राइबोसोम ATS मिलेगा। बात आई आपकी समझ में? अच्छा, और क्या चीज़ हो सकती है इसमें? देखो, जो श्वसन होगा इसमें माइटोकॉन्ड्रिया के माध्यम से होगा, है ना। और इसमें किसके माध्यम से श्वसन होगा? इसमें होगा जीव द्रव के माध्यम से, प्रोटोप्लाज्म के माध्यम से। जीव द्रव मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। प्रोटोप्लाज्म होता है जो केंद्र का द्रव होता है, और जो कोशिकीय द्रव होता है उससे मिलकर बना होता है क्या? जीव द्रव। बात आई आप समझ में, है ना। और इसे कोशिका का जीवन का आधार बताया था इसको, किसको? जीव द्रव को, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया के माध्यम से क्या होता है? श्वसन होता है। बात आई आपकी समझ में? ये थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस होता है ना। और क्या है भाई, इसका आकार बड़ा होगा क्योंकि बड़ी कोशिका है, इसका आकार थोड़ा छोटा होता है ना, ये थोड़ी छोटी होती है ना। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है इन दोनों कोशिकाओं के बीच में, है ना। तो ये बातें आप समझ में आ गई। अब जो अपना टॉपिक है आज का, उसको अपन देखते हैं, है ना। टॉपिक क्या है अपना? गुणसूत्र। इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? क्रोमोसोम, है ना। कहीं ना कहीं आपने सुना होगा इसके बारे में, है ना। लेकिन आज अपन डिस्कस इस पर चर्चा कर लेते हैं, क्या था, है ना। क्या टॉपिक है? क्रोमोसोम। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? गुणसूत्र, है ना। अब देखो, गुणसूत्र होते क्या है, कहाँ पाए जाते हैं कोशिका के अंदर, क्या क्या सिस्टम होता है, पूरा ध्यान से समझिएगा, है ना। देखो, यदि मैं मान लेता हूँ भाई ये कोई कोशिका है ना, ये कोई कोशिका मान ली, है ना। इसके अंदर क्या होगा? अंदर केंद्रक होगा। जैसे हर कोशिका के अंदर एक केंद्रक होता है जो कोशिका को नियंत्रित करता है, उसका मस्तिष्क कहते हैं। इस केंद्रक के अंदर गुणसूत्र मिलते हैं। क्या मिलते हैं? गुणसूत्र। इस केंद्रक के अंदर, है ना, इस केंद्रक के अंदर क्या मिलते हैं? गुणसूत्र मिलते हैं, क्रोमोसोम मिलते हैं। बाई आंख आए ही समझ में, है ना। अब ये जो गुणसूत्र होता है ना, इस गुणसूत्र के अंदर भी क्या मिलता है? DNA मिलता है, DNA मिलता है। बात आई आपके समझ में? अच्छा, अब इस DNA के अंदर भी जीन मिलते हैं। क्या मिलते हैं? जीन मिलते हैं, है ना। अब जीन क्या होता है? जीन तो आपने देखो, जो आनुवंशिकता का आधार बताया है ना, वो किसको बताया गया है? जीन को बताया गया है। मतलब कि जैसे कि माता पिता हैं, उनकी कोई संतान हुई है, अब वह बच्चा माता पे जाएगा या पिता पे जाएगा, किसके गुण उसमें नज़र आ रहे हैं, है ना। हालांकि दोनों के बराबर होते हैं गुण, 23 इसके जाते हैं गुणसूत्र, 23 उसके आते हैं, तभी एक बच्चे के पूरे जो शारीरिक संरचना निर्माण होता है, वो होता है ना निर्माण, वो किससे होता है? जीन पे होता है ना। जीन को ही आनुवंशिकता का आधार कहते हैं। बात आई आपके समझ में? केंद्रक के अंदर गुणसूत्र मिलते हैं, है ना। और गुणसूत्र किसके बना होता है? DNA, और DNA में क्या होते हैं? जीन। ये जीन होता है, इस जीन के बारे में, है ना, जो आगे अपन और पढ़ेंगे इस जीन के बारे में, ये भी किसी ना किसी चीज़ से बना होता है, उसका नाम है न्यूक्लिसाइड, है ना। किसका बना होता है? न्यूक्लिसाइड का। बात आई समझ में, है ना। अब इसको और थोड़ा ध्यान से समझिएगा, है ना। हम क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आपको, जैसे कि मैं केंद्रक का बात करूँ, केंद्रक की, है ना। और केंद्रक के अंदर मैंने बताया कि भाई आपको गुणसूत्र मिलता है ना। अब गुणसूत्रों की बात करें तो मानव के अंदर 46 गुणसूत्र मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 46 गुणसूत्र मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 46, 46 गुणसूत्र क्रोमोसोम मिलते हैं। यदि जोड़े की बात करेंगे तो 23 जोड़े मिलेंगे। जोड़ा 2 का होता है ना भाई। जोड़ा जैसे नई नई शादी होते बोलते हैं देखो कितना प्यारा जोड़ा लग रहा है, तो जोड़े में 2 ही तो होंगे। हालांकि उसके बाद जब छोटे छोटे टिंगू मिंगू हो जाते हैं तो फिर इतना क्रेज नहीं रहता है ना शादी का। ठीक है, तो बात आई आपके समझ में? जोड़े में क्या 2 होंगे, यानी कि 3 दूना 46। बात आई आपके समझ में? अच्छा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अब देखो ध्यान से, अब यदि मैं बात करूं, जैसे कि मान लीजिए ये है मेल, है ना, और ये है फीमेल। बात आई आपके समझ में? अच्छा, इन दोनों के बीच प्रोडक्शन हुआ है ना, वो इन दोनों के बीच संभोग हुआ, और बाद में बच्चा जो पैदा होगा, है ना, तो वो बच्चा किस पे जाएगा, क्या प्रोसेस रहेगी, है ना उसकी, और कौन सा, किसके ज़्यादा गुणसूत्र होंगे, क्या होंगे, वो चीज़ आप ध्यान से समझना, है ना। वो चीज़ समझने की, है ना, सोच समझना क्या समझा रहा हूँ। देखो, जैसे कि मैं बात करूं मेल की, है ना, पुरुष के अंदर, तो पुरुष के अंदर जो बच्चा जन्म करने में जो कोशिका भाग लेती है उसको क्या बोलते हैं? शुक्राणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शुक्राणु।
उस कोशिका का क्या नाम होता है? शुक्राणु। बात आई आपके समझ में? अच्छा, फीमेल के अंदर जो जनन कोशिका होती है, जो जनन में भाग लेती है, उसका क्या नाम होता है? अंडाणु, है ना। और जो पहला पहला लेक्चर था उसमें मैंने बताया था, मानव शरीर की बात करें तो मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? शुक्राणु होती है। और सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? अंडाणु होती है ना। जब शुक्राणु और अंडाणु ये दोनों मिल जाते हैं तो बच्चे का निर्माण हो जाता है ना। अब मैंने बताया कि भाई हर कोशिका में एक केंद्रक होता है। बोला कि हाँ बिल्कुल सही बताया था। केंद्रक में गुणसूत्र होते हैं। बोला हाँ ये भी बताया था। अच्छा, ये भी एक कोशिका है, इसमें भी केंद्रक होगा, इसमें भी शुक्राणु होंगे, वो इसमें भी क्या गुणसूत्र होंगे? बिल्कुल हाँ होंगे। कितने होंगे? बोले 46 गुणसूत्र होंगे। कोई सी भी कोशिका हो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, इसमें भी 46 होंगे, इसमें भी 46 होंगे, है ना। अच्छा, जोड़े की बात करें तो इसमें 23 जोड़े होंगे। बोले हाँ कि यार इसमें भी 23 जोड़े होंगे, है ना। अब आगे और समझना इसी स्टेप को, है ना। 23 जोड़े। अब मैं इस चीज़ को थोड़ा ऐसे लिख देता हूँ, 22 प्लस ये मेल है तो x और y, है ना। ये क्या है? ये तो हो गए 22। अब देखो गुणसूत्र दरअसल करते क्या है काम, है ना। देखो जैसे कि आज हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो भी चीज़ पढ़ते हो आप, तो आपके दिमाग में सेव हो जाती है। बोल के हाँ हो जाती है। अब मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल यदि किसी बच्चे का निर्माण करना है, उसमें उसकी नाक भी होनी चाहिए, कान भी होना चाहिए, बाल भी होना चाहिए, सिर भी होना चाहिए, मस्तिष्क भी होना चाहिए, हृदय भी होना चाहिए, पेट भी होना चाहिए, किडनी, फेफड़े, सब चीज़ होनी चाहिए। तो इन चीज़ों को फीड करके कौन रखता है कि भाई बच्चे में ये चीज़ें होनी चाहिए, तो इन चीज़ों के लिए क्या क्या, इन चीज़ों को कौन याद रखता है, कौन फीड कर रखता है? वो रखते हैं गुणसूत्र। गुणसूत्रों के अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशन पहले से ही होती है, पहले से ही एग्जिस्ट करती हैं। बात आई आपकी समझ में? और हर आदमी के अंदर अलग अलग प्रकार की जो क्वालिटी के गुणसूत्र होते हैं ना। अब देखो ध्यान से समझिएगा, मान लेते हैं 22 तो अलग गुणसूत्र हो गए, और ये जो एक्स वाई ये जो जोड़ा है ना, ये क्या डिसाइड करेगा? ये उस जो बच्चा होगा उसका लिंग निर्धारण करेगा कि बच्चा होगी या बच्ची होगी, है ना। उसी प्रकार यदि मैं फीमेल में देखूं तो 22 इसके गुणसूत्र अलग कर लेते हैं, और इसमें जो वो होता है लिंग निर्धारण का जो गुणसूत्र का युग्म होता है ना, पेयर होता है, वो कौन सा होता है? एक्स होता है। दोनों का सेम होता है, इन दोनों सेम होते हैं, इसके गुणसूत्र और इसके दो अलग अलग होते हैं, एक्स वाई। ये लड़के का होता है, ये लड़की का होता है, ठीक है। बात आई, ये पिता हो गए, ये माता हो गए। इन दोनों के बीच में संभोग कराया गया और देखा गया। अब जो नया बच्चा होगा, यानी कि बच्चा होगा, है ना, बच्चा क्या होगा? अब यहाँ से 22 गुणसूत्र तो ये आ गए, है ना। ये जोड़े में है, ध्यान रखना, ये जोड़ा है, इस जोड़े में से 22 आए केवल, है ना। यदि मैं अलग अलग गुणसूत्रों की बात करूँ तो ये 44 गुणसूत्र हैं, लेकिन इसमें से केवल 22 गुणसूत्र आते हैं। बात आई आपके समझ में? उसी प्रकार ये 22 जोड़े हैं, इस 22 जोड़े में से केवल 22 गुणसूत्र आते हैं। बात आई आपके समझ में? कितने हो गए? बोले सर 44 हो गए। अब इस एक्स वाई में से कोई एक आएगा, है ना। ये जो मेल है इसमें से एक्स वाई में से कोई आएगा, या तो एक्स आएगा, है ना। यदि यहाँ से एक्स आया, और फीमेल की बात करें तो फीमेल में तो दोनों एक्स ही हैं, यहाँ से तो एक्स ही आएगा, कोई दूसरा तो आ नहीं सकता। अब डिपेंड करता है आदमी के ऊपर, है ना। अब यदि आदमी के गुणसूत्रों में यदि एक्स गुणसूत्र आया है तो इधर से तो एक्स ही आएगा, तो यानी कि ये हो गया डबल एक्स, है ना। और ये हो गए 22 बाई 2 44 और 2 46, यानी गुणसूत्र हो गए कंप्लीट। और इसके बाद जो बच्चा बनेगा, ये जो स्ट्रक्चर होती है, ये होती है लड़की की, क्योंकि उसमें जो होता है डबल एक्स होता है। इसमें क्या है, जो युग्म होता है वो डबल एक्स होता है, और ये जो स्ट्रक्चर होती है ये किसकी होती है? लड़की के गुणसूत्रों की, है ना। अब यदि मान लीजिए मेल से यदि एक्स की जगह बाई आता है, तो बाई आ गए यहाँ से, इधर से तो एक्स ही आएगा। बोला बिल्कुल सही। और यहाँ से 22 गए और यहाँ से 22 गए। अगर ये स्ट्रक्चर बनती है तो क्या बनेगा? बच्चा, है ना, यानी कि लड़का पैदा होगा। बात है आपके समझ में? क्या होगा? लड़का पैदा होगा। अब देखो कितने दुर्भाग्य की बात है कि आज हमारे समाज में लड़कियों को ताना मारते हैं ना। गांव में देखा होगा तुमने, अरे सौतन तेरी वजह से क्या है कि हमारा क्या बच्चा नहीं हो रहा, लड़का पैदा नहीं हो रहा, लड़की लड़की पैदा हो रही है। दरअसल साइंस समझो इसकी भाई, लड़की के हाथ में तो है ही नहीं ये चीज़। लड़की की तो दोनों गुणसूत्र एक ही है ना, एक्स एक्स, उसके तो एक्स ही आएगा। डिपेंड किस पे करता है? लड़के पे करता है जी। लड़के पे डिपेंड करता है कि उसका कौन सा गुणसूत्र है। यदि उसका गुणसूत्र भाई
एक्स आया यहाँ से तो लड़की पैदा होगी, यदि वाई आया तो लड़का पैदा होगा। तो डिपेंड तो लड़के पे करता है, और जो कि लड़के को कोई दोष नहीं देता, है ना। तो बताओ कितनी दुर्भाग्य की बात है ना। बात आई आपके समझ में, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं गुणसूत्र के बारे में, है ना। आगे अपन जीन वगैरह और बारे में पढ़ेंगे, है ना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।